नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं। एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किन स्तर पर लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं? आयु और लिंग के आधार पर, साक्षरता के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, उपयुक्त सभी। तो आयु और लिंग के आधार पर भी जो होते हैं स्तर पर ये व्यक्ति भिन्न होते हैं। साक्षरता के आधार पर भी व्यक्तियों में भिन्नता हो जाती है और व्यवसाय के आधार पर भी भिन्नता हो जाता है। यानी राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि को दीपा किस राज्य में कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, बुंदेलखंड में। CGTET 2016 पूछा गया था, ठीक है। तो हम जानते हैं कि स्थानांतरित कृषि को विभिन्न राज्यों में विभिन्न नाम से जाना जाता है। तो दीपा जो है आपको छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, ठीक है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है। मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है, पंजाब टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है कि मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है धान की कृषि, धान और गेहूं की कृषि, कृषि के साथ पशु का पालन, या कोई नहीं, ठीक है। तो मिश्रित कृषि में आता है कृषि के साथ पशुपालन कार्य जो होता है वो मिश्रित कृषि कहलाता है। किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। किस में दिन छोटे होते हैं? ठीक है, हरियाणा टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे छोटा दिन शीत ऋतु में होता है, ठंडे का मौसम में होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, कक्षीय सतह, कोई नहीं। उत्तराखंड टेट 2020 का है और राजस्थान टेट 2018 का है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। यूपी टेट 2022, बिहार टेट 2020। पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती है? तो पृथ्वी की गतियाँ यहाँ पर मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, परिक्रमण गति और घूर्णन गति। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को कहा जाता है घूर्णन गति, परिक्रमण गति, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को हम लोग यहाँ पे जो कहते हैं परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, या सभी। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुव भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। राइट आंसर डी होगा, सभी हो जाएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, या सभी। यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ये होगा। भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच के भाग को क्या कहते हैं? मोह असातत्व, गुटनबर्ग असातत्य, लेहमान असातत्व, या कोई नहीं। तो भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच का जो भाग होता है वो मोह असातत्व के नाम से जाना जाता है। मेंटल और क्रोड के बीच के भाग को क्या कहते हैं? मोह असातत्व, गुटनबर्ग और लेहमान क्या होता है? तो मेंटल और क्रोड के बीच के भाग को गुटेनबर्ग असातत्य के नाम से जाना जाता है।
बाह्य कोड और आंतरिक कोड के बीच के भाग को क्या कहते हैं? मोहा सातत्व, गुटनबर्ग, लेहमान या कोई नहीं। यूपी टेट का है। तो बाह्य कोड और आंतरिक कोड के बीच के भाग को लेहमान असातत्य के नाम से जाना जाता है। जाड़े की ऋतु से गर्मी की ऋतु में परिवर्तन किस गति के कारण हो जाता है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, अक्षीय झुकाव, कोई नहीं। तो देखिए परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, आपको जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन होता है, एक लंबे समय परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। रात बनने का कारण है, दिन रात जो होता है किस गति के कारण होता है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, ए और बी दोनों है, कोई नहीं। ठीक है, दिन रात की घटना जो होता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे घूर्णन गति के कारण जो दिन रात होते हैं और परिक्रमण गति के कारण जलवायु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, अक्षीय झुकाव या कोई नहीं। उत्तराखंड टेट 2024 और राजस्थान टेट 2014 का पूछा गया। ठीक है, तो पृथ्वी का सूर्य की चारों ओर गति जो करती है उसको हम लोग कहते हैं, चारों तरफ परिक्रमा करती है, इसलिए इसको हम लोग परिक्रमण गति को नाम देंगे। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? छत्तीसगढ़ टेट और बिहार टेट का है 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर या कोई नहीं। ठीक है, तो जिस दिन सूर्य की किरणें सीधे रूप से विषुवत वृत्त पर पड़ती है उस दिन दिन रात बराबर होते हैं, इसलिए इसे 21 मार्च और 23 सितंबर का नाम आता है। ठीक है, तो 21 मार्च यहाँ पर ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च। संसाधन का उदाहरण है अजैव आर टेट राजस्थान टेट 2018, पंजाब टेट 2020। अजैव संसाधन का उदाहरण है मृदा, चट्टान, खनिज या सभी। ठीक है, तो देखिए निर्जीव वाली वस्तुएं जितनी भी होती हैं, निर्जीव वाली वस्तुएं जितनी भी होती है वो सभी अजैव संसाधन में आते हैं, निर्जीव वाले। ठीक है, तो मृदा क्या है? निर्जीव है। चट्टान क्या है? निर्जीव है। खनिज क्या है? निर्जीव है। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। अजैव संसाधन जो होते हैं वो निर्जीव वस्तु होती है, याद रखिएगा। जैव संसाधन का उदाहरण है पंजाब टेट 2019, एच टेट 2019। जैव संसाधन का उदाहरण है, जैव संसाधन वैसे संसाधन है जो सजीव, जितने भी आपको सजीव लगेंगे उसको सभी आप जैव संसाधन के उदाहरण में डाल सकते हैं। तो पौधे, जंतु, मानव, ये सभी जो है जैव संसाधन का ही उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट्स में आपको लिखा हुआ है जैव संसाधन सजीव होते हैं, इसलिए सभी सजीव जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। रेड डाटा पुस्तक क्या है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। रेड डाटा पुस्तक याद रखिएगा, संकटापन्न और लुप्त होने वाले, कगार पाए जाने वाले जंतु के बारे में है। एक ऐसी सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है। पौधे, जंतु और कवक जैसी प्रजाति को शामिल किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर है या संकटग्रस्त हैं, या राइट आंसर डी सभी होगा। ठीक है, तो देखिए रेड डाटा पुस्तक जो है वो संकट और लुप्त होने वाले जंतुओं के लिए है। यह एक ऐसी सूची है जो IUCN द्वारा प्रकाशित की गई है। पौधे, जंतुओं और कवक जैसी प्रजाति को शामिल किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका नोट्स देख लेना होगा क्योंकि कभी कभी आता है। देखिए रंग कोडिंग प्रणाली, प्रजातियों की जोखिम की स्थिति का पता लगाने के लिए रंग कोडिंग का उपयोग किया जाता है, जैसे कि लाल और गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति को दर्शाता है। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत, बाह्य परत, ऊपरी परत, पहली परत। देखिए प्रश्न बहुत बार बहुत तरह से पूछता है कि पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। अब बाहरी न देकर के दे देगा पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं। अब बाह्य न देकर के कभी दे देगा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ऊपरी परत ना लिख के दे देगा कभी कहता पृथ्वी की सबसे पहली परत को क्या कहते हैं। भूपरपट्टी, मेंटल, करोड या कोई नहीं। ठीक है, ये उत्तराखंड टेट 2020 से पूछा गया था। उससे पूछा गया था कि पृथ्वी की सबसे बाह्य परत को क्या कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे ऊपर वाली परत को हम लोग भूपरपट्टी कहते हैं, फिर नीचे वाले को मेंटल कहते हैं, फिर उससे नीचे वाले को करोड कहते हैं। ठीक है, भूपरपट्टी, मेंटल और करोड होते हैं। भूपरपट्टी में कौन सी धातु पाई जाती है? देखिए प्रश्न आया था, ये आपको झारखंड में भी आया था। तो देखिए याद रखिएगा, पहला होता है भूपरपट्टी, ठीक है, फिर होता है मेंटल, फिर होता है करोड। और इसको याद रखिएगा सियाल, सीमा और निफे। तो सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम, और सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और निफे मतलब निकेल और फेरस होता है। ठीक है, तो भूपरपट्टी में सियाल पाया जाता है, इसलिए सिलिका और सियाल तो SI से सिलिका और AL से एल्युमिनियम। तो सिलिका, एल्युमिनियम, C, A और B दोनों। राइट आंसर C होगा, A और B दोनों हो जाएगा। ठीक है, सियाल किस परत में पाया जाता है? सियाल
किस पर्वत में पाया जाता है? भूपरपट्टी, मेंटल, करोड़िया, सभी। ठीक है, सीजी टेट 2012, झारखंड टेट 2012। तो सियाल में किस में पाया जाता है? भूपरपट्टी में पाया जाता है। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम गैस की प्रधानता होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? हरियाणा टेट 2014 और बिहार टेट 2023 में पूछा गया है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण, दिन और रात, घूर्णन या अक्षीय झुकाव। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है क्या कहलाता है? आपको घूर्णन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? घूर्णन। पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं 21 जून एवं 23 दिसंबर, 21 मार्च एवं 23 सितंबर, 22 जून एवं 21 सितंबर, 22 सितंबर 21 जून। ठीक है, तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। पौधे जो अपने भोजन के लिए कीटों का शिकार करते हैं, वैसे पौधे जो अपने भोजन के लिए कीटों का शिकार करते हैं क्या कहलाता है? कीटभक्षी, परपोषी, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो जो अपने भोजन के लिए जो कीट का शिकार करेगा वो कीटभक्षी पौधा होगा। एकदम याद रखिए, कीट का जो शिकार करेगा कीटभक्षी पौधा होगा। ठीक है, परपोषी पौधा होगा, या ए और बी दोनों होगा, या कोई नहीं। तो सबसे पहले तो इसका राइट आंसर ए होगा, कीटभक्षी पौधे। ठीक है, अगला प्रश्न आया है कि कीटभक्षी पौधे कीटों का शिकार क्यों करते हैं? ये कीटभक्षी पौधे आखिर कीट का शिकार क्यों करते हैं? अब मैग्नीशियम की कमी को पूरा करते हैं, अपने पोटेशियम की कमी को पूरा करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों की कमी को पूरा करता है। ठीक है, तो कीटभक्षी पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये पौधे क्या करते हैं कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का शिकार करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों का शिकार करते हैं। ठीक है, कीटभक्षी पौधे कौन है? इसमें कौन कौन कीटभक्षी पौधा है? देखिए, कीटभक्षी पौधा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से 101 बार बता दे रहे हैं आपका हर एग्जाम में। देखिए यहाँ पर बता देता आपको 1 से 5 के शिक्षक हैं, तो आपके लिए देखिए यहाँ बायोलॉजी ग्रुप जितना है सब पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आपको अच्छा अंक करना है, 30 में 30 करना है, तो आपको सिर्फ सिलेबस पर ही नहीं रहना होगा। ठीक है, सिलेबस के अलावा भी जो आपका आता है उसको हम यहाँ पर करवा देते हैं। इसलिए आप लोग को अगर ग्रुप में हम भेज देते हैं, 1 से 5 में बहुत सारे शिक्षक जुड़े हुए हैं, अगर ग्रुप में भेज दिए तो आपके समझिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये बायोलॉजी सेशन जो है आपके पर्यावरण अध्ययन के लिए है। ठीक है, दूसरे के लिए नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए आप यहाँ से क्लासेज जरूर ले लेंगे। तो अभी आपका देखिए इसी तरह से चल रहा है, तो 1 से 5 का यहाँ पर तो पर्यावरण में ये काम कर जाएगा, और 6 से 8 का विज्ञान का पहला टॉपिक है। तो आपको विज्ञान का भी क्लासेस शुरू हो गया है, आपका सारी क्लासेज को हम करवा देंगे। ठीक है, तो आप सभी जो 1 से 5 के शिक्षक इसको पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, इसको ऐसा नहीं समझिएगा कि मेरे सिलेबस का नहीं है, यहाँ से प्रश्न आपको पर्यावरण में भर भर के पूछता है। ठीक है, तो कीटभक्षी पौधे कौन है? वीनस फ्लाईट्रॉप, घटपर्णी, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो वीनस फ्लाईट्रॉप भी ये आपको कीटभक्षी पौधा है, और घटपर्णी भी कीटभक्षी पौधा है, यानी राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। लेकिन आपको हम बता देते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी तक जो नाम आया वो घटपर्णी का आता है, जिसको हम लोग कहते हैं पीचर प्लांट, मतलब सुराही के जैसा ये पौधा होता है। इसमें कोई कीट आता है तो सीधे अंदर आ जाता है, उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये पीचर प्लांट के नाम से कहते हैं, या इसे वो घटपर्णी पौधा कहते हैं। घड़ा के आकार का यह पौधा होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। वे पेड़ पौधे जो मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, परपोषी, मृतजीवी या कोई नहीं। ठीक है, स्वपोषी में हो गया जो सभी हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी। जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं वो हो गया परपोषी। और वे जीव जो अपना भोजन मृत या सड़े गले जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं मृतभोजीवी। ठीक है, यानी राइट आंसर सी होगा। ठीक है, मृतजीवी का उदाहरण है कवक और मशरूम, ए और बी दोनों कोई नहीं। राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि कवक भी है और मशरूम भी, ये दोनों जो है मृतजीवी का उदाहरण है। ठीक है, सहजीवी का उदाहरण है वैसे जीव जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं सहजीवी कहलाते हैं। कवक है, मशरूम है, लाइकेन है, क्या है? ठीक है, तो कवक और मशरूम ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका मृतजीवी का उदाहरण है। लाइकेन सहजीवी का उदाहरण है। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो इसमें दो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना पोषण का कार्य करते हैं, इसमें लाइकेन का नाम होता है। ठीक है, यह संबंध भी आप देख सकते हैं, शैवाल और कवक का जो संबंध होता है वो आपका सहजीवी का संबंध होता है। ठीक है, पौधों के लिए पोषक तत्वों को बांटा गया है। पौधों के लिए पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? एक है बृहद पोषक तत्व, दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व, सी है ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो पौधों के लिए पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, एक को बृहद पोषक तत्व कहते हैं, एक को सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, यानी राइट आंसर सी, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा।
बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या सभी। ठीक है, तो बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत नाइट्रोजन भी आता है, फास्फोरस भी आता है, पोटेशियम भी आता है। राइट आंसर डी यानी सभी हो जाएगा। ठीक है, NPK है, देखिए यही प्रश्न आपका देखिएगा 2012 में प्रश्न पूछा था, 2016 में प्रश्न पूछा था। NPK है, तो N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम। राइट आंसर ये होगा नाइट्रोजन, पोटेशियम, कोबाल्ट। ये गलत हो गया, निकेल, फास्फोरस गलत हो गया, कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे, पौधों के लिए पोषण में जिस खनिज की कम मात्रा में आवश्यकता होता है वह क्या कहलाता है। ठीक है, बृहद पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, ए और बी दोनों है, कोई नहीं। ठीक है, तो पौधों के लिए पोषण में जिस खनिज मात्रा की कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसको हम लोग देखिए कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। जिसको कम मात्रा में आवश्यकता होगा उसको सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से जानेंगे। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आता है आयरन, जिंक, क्लोरीन, कोई नहीं या सभी। ठीक है, तो सूक्ष्म मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है, जिंक की आवश्यकता होती है, क्लोरीन की आवश्यकता होती है, यानी डी में हो जाएगा सभी, डी सभी होगा। भोजन का काम क्या है, आपको बताना है कि भोजन का काम क्या है। ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक वृद्धि, रोगों से सुरक्षा या सभी। ठीक है, तो भोजन का काम क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना भी है, शारीरिक वृद्धि भी करना है, रोगों से सुरक्षा भी देना है। राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी होगा। जो हमें भोजन काम है ये सभी काम है आपका। ठीक है, सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है, इसमें कौन सा ऐसा जो सब्जी है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको लौह स्रोत पाया जाता है। पपीता में, गाजर में, मूली में या पालक में, किस में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा लौह स्रोत जो है वो आपका देखिए पाया जाता है पालक में। किस में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है सबसे ज़्यादा लौह स्रोत। ठीक है, कैल्शियम सबसे अधिक किस में पाया जाता है, पपीता, गाजर, पालक या अंडा और दूध। ठीक है, तो कैल्शियम सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो राइट आंसर डी होगा, अंडा और दूध में कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, रात में दिव्या की दादी को दिखलाई नहीं देता, उसकी दादी किस रोग से ग्रस्त है, आपको बताना है। दिव्या की दादी जो है उसको रात में दिखलाई नहीं दे रहा है, उसकी दादी किस रोग से ग्रसित है, रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या कोई नहीं। ठीक है, तो उनकी दादी जो है रतौंधी रोग से ग्रसित है, क्योंकि रतौंधी में रात में कम दिखलाई पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, आयोडीन या कोई नहीं। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, गलगंड रोग होता है, ग्वाइटर रोग होता है, सब उसी का नाम है, नाम याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से किसमें पोषक तत्व नहीं पाया जाता, आपको बताना है कि इसमें कौन ऐसा है जिसमें पोषक तत्व नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पोषक तत्व है, प्रोटीन भी पोषक तत्व है, वसा पोषक तत्व है, लेकिन विटामिन ये क्या है, पोषक तत्व नहीं है, हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है सिर्फ। ठीक है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्तप्लाता, एनीमिया, घेघा या रतौंधी। ठीक है, अगर लौह तत्व की अधिकता से पूछता तो रक्तप्लाता होता, लौह तत्व की कमी से पूछेगा तो एनीमिया होगा, और आयोडीन की कमी से पूछेगा तो घेघा होगा, और विटामिन ए की कमी से पूछेगा तो रतौंधी होगा। सभी को याद कर लेना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन का यह बहुत बड़ा बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको सबको देखेंगे, और 6 से 8 के शिक्षक के लिए यह पहला टॉपिक है जो सभी को पूरा कर लेंगे। ठीक है, हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आयोडीन का, ब्रोमीन का, कैल्शियम का या सभी। ठीक है, तो हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कैल्शियम का। किसका उपयोग करते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम अगर अच्छा है तो हड्डी एवं दांत हमारा स्वस्थ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का दुबला पतला हो जाना और पेट का फूल जाना किस रोग का पहचान है, सूखा रोग, रतौंधी, घेघा रोग या कोई नहीं। शरीर का दुबला पतला हो जाना और पेट का फूल जाना किस रोग का पहचान है। ठीक है, तो यह जो पहचान है आपको देखिए यहाँ पे सूखा रोग का पहचान है। ठीक है, रिकेट्स का पहचान है, सूखा रोग का पहचान है। दांत कमज़ोर हो जाना, दांत से खून का बहना किस रोग की पहचान है, सूखा रोग, पैरिया, घेघा या कुछ नहीं। ठीक है, तो सूखा रोग डी, पैरिया। पैरिया रोग में ही दांत से क्या होता है, खून का बहता है, दांत कमज़ोर होता है पैरिया रोग के कारण, तो ये राइट आंसर है पैरिया इसका। ठीक है, गले की ग्रंथि किस रोग में फूल जाती है, सूखा रोग, पैरिया, मोटापा या कोई नहीं। ठीक है, तो गले की ग्रंथि सूखा रोग इसमें नहीं होता है, पैरिया इसमें नहीं होता है, मोटापा इसमें नहीं होता, तो राइट आंसर डी होगा, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, घेघा रोग होगा। ठीक है, परिकल्पना के पीछे आधारभूत तत्व है मानव का सामाजिक प्राणी होना, बी है मानव का अकेला होना, सी है कार्य करने में परेशानी होना, डी है कोई नहीं। ठीक है,
तो परिवार की परिकल्पना के पीछे जो आधारभूत तथ्य है वह है मानव का सामाजिक प्राणी होना। लैंगिक विभेद क्या होता है? लैंगिक विभेद क्या होता है? समाज में ऊंच नीच की भावना, समाज में सांप्रदायिकता की भावना, समाज में लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग नियम, समाज में किसी विशेष जाति का। ठीक है, तो लैंगिक विभेद का मतलब यहाँ पे लड़का और लड़कियों से आता है। ठीक है, तो समाज में लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग नियम कानून बनाना जो है लैंगिक विभेद के अंतर्गत आता है। पारिवारिक वृक्ष है, किसी देश की जनसंख्या को दर्शाता है, किसी राज्य की जनसंख्या को दर्शाता है, किसी जिले की जनसंख्या को दर्शाता है, किसी परिवार के सदस्य को दर्शाता है। तो पारिवारिक वृक्ष क्या होगा? किसी परिवार के, पारिवारिक वृक्ष में परिवार के सदस्य को दर्शाया जाता है। ठीक है, पत्तियों में मौजूद हरे रंग को क्या कहते हैं? उत्तराखंड टेट 2018 और हरियाणा टेट 2015 में क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, पर्णवित या कोई नहीं। तो पत्तियां में जो मौजूद हरे रंग होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चल रही होती है तो उस दौरान पेड़ पौधे वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं? पहला है O2, दूसरा है CO2, तीसरा है N2, चौथा है सभी। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान हरे पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और वायुमंडल में O2 गैस छोड़ते हैं। तो राइट आंसर ये होगा O2 होगा। हरे पेड़ पौधों के भोजन बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो किस प्रक्रम के द्वारा बनाते हैं, किस विधि के द्वारा बनाते हैं? क्लोरोफिल, पर्णवित, प्रकाश संश्लेषण के कोई नहीं। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उस भोजन बनाने के प्रक्रम को हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, झाड़ीदार वृक्षों की श्रेणी में आते हैं। झाड़ीदार वृक्ष की श्रेणी में कौन कौन आते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो झाड़ीदार वृक्ष की श्रेणी में कौन आएंगे? गुलाब, कपास, रहर या सभी। ठीक है, देखिए झाड़ीदार वृक्ष क्या होते हैं? तो झाड़ीदार वृक्ष की लंबाई कम से कम जो आपकी है वो 4-5 फीट हो जाती है। ठीक है, 4-5 फीट होते हैं। ये हल्के मजबूत होते हैं, कास्ट टाइप के होते हैं। तो इसमें देखिए गुलाब भी, कपास, रहर ये सभी झाड़ीदार वृक्ष में ही आ जाते हैं। तो राइट आंसर डी होगा, सभी हो जाएगा। वृक्ष वाले पौधे की श्रेणी में आते हैं। वृक्ष वाले पौधे की श्रेणी में आते हैं आम, पीपल, बड़ या सभी। वृक्ष वाले पौधे की श्रेणी कौन है? रीड 2018। तो वृक्ष वाले पौधे जिनकी लंबाई लगभग 10 फीट 15 फीट होती है और वो बहुत ही मोटे होते हैं, इसके तने बहुत होते हैं, मोटे मोटे भी होते हैं। तो ये वृक्ष वाले पौधे की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें आम भी आएगा, पीपल भी आएगा, बड़ भी आएगा, सभी। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। ठीक है, जड़ के रूप में खाया जाने वाला पौधा है। जड़ के रूप में खाया जाने वाला पौधा कौन सा है? पंजाब टेट 2014 में पूछा गया था। प्याज, आम, गाजर या सभी। जड़ के रूप में खाया जाने वाला पौधा कौन सा है? ठीक है, तो जड़ के रूप में इसमें जो खाया जाता है वो है आपका गाजर। आम तो फल के रूप में खाया जाता है। ठीक है, प्याज तना के रूप में खाया जाता है, तो जड़ के रूप में गाजर खाया जाता है। गेहूं किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है? साग, झाड़ी, वृक्ष कोई नहीं है। तो ये बहुत हल्के होते हैं, इनकी लंबाई 2 से 3 फीट होती है, बहुत पतले होते हैं। तो ये सब साग वाले पौधे की श्रेणी में आते हैं, साग श्रेणी में आते हैं। ठीक है, पथरी हो जाने पर कौन सा पौधा का पत्ता पीस कर पिलाया जाता है? ब्रायोफाइलम, पत्थर चट्टा, पुदीना, हल्दी या मूली या सभी। सीजी टेट 2021, पंजाब टेट 2016, यूपी टेट 2019। ठीक है, पथरी हो जाने पर कौन सा पौधा का पत्ता पीस कर पिलाया जाता है? तो वह है ब्रायोफाइलम या जिसको हम लोग पत्थर चट्टा के नाम से जानते हैं। ईस्ट किस प्रकार का जीव है? एकल कोशिकीय, बहुकोशिकीय, द्विकोशिकीय या कोई नहीं। ठीक है, तो ईस्ट जो है आपका एकल कोशिका जीव की श्रेणी में चला जाता है। ईस्ट में जनन किस विधि के द्वारा होता है? पंजाब टेट 2019 से पूछा गया है। मुकुलन, कायिक, प्रकाश संश्लेषण या सभी। ठीक है, तो ईस्ट में जनन किस विधि के द्वारा होता है? मुकुलन विधि के द्वारा होता है। जो वन सालों भर हरे भरे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन या कोई नहीं। ठीक है, जो वन सालों भर हरे भरे रहते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के नाम से जाने जाते हैं।
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? रोजवुड, आबूनस, महोगनी या सभी। तो देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में रोजवुड, आबूनस, महोगनी ये सभी पौधे पाए जाते हैं। कौन सा वन पृथ्वी के फेफड़ा की तरफ प्रतीत होता है? ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अमेरिका का उष्णकटिबंधीय वन, अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय वन या कोई नहीं। ठीक है, कौन सा वन पृथ्वी के फेफड़ा की तरह काम करता है? ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन फेफड़ा की तरह कार्य करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है? पपीता, गाजर, मूली या पालक। ठीक है, सबसे ज़्यादा लौह स्रोत कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा लौह स्रोत आपका पालक में पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है? पपीता, अंडा, दूध, गाजर, पालक। तो सबसे अधिक जो कैल्शियम पाया जाता है वो आपका अंडा और दूध में पाया जाता है। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन या रुक्षांश। ठीक है, तो घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा या गलगंड नामक रोग होता है। ठीक है, हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन, ब्रोमीन, कैल्शियम या पारा। ठीक है, तो हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम का उपयोग किया जाता है। मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो आवास बनाता है कहलाता है? मानव निर्मित आवास, मरुस्थलीय आवास, जलीय आवास या कोई नहीं। ठीक है, मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो आवास बनाता है उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं मानव निर्मित आवास। ठीक है, जो घर लंबी समयावधि के लिए बनाया जाता है उसको कौन सा घर कहते हैं? स्थायी आवास, अस्थायी आवास, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो जो घर लंबी समयावधि के लिए बनाया जाता है उसको हम लोग अस्थायी आवास कहते हैं। ठीक है, अस्थायी आवास है तंबू, झोपड़ी, इग्लू या सभी। अस्थायी आवास कौन है? तो तंबू भी अस्थायी है, कुछ समय के लिए लोग अगर पुलिस जाते हैं तो वहाँ पर तंबू लगा के रहते हैं, फिर वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। झोपड़ी भी अस्थायी है, इग्लू भी बर्फ़ का घर अस्थायी है। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। शाकाहारी जीव का उदाहरण है? गाय, बकरी, हिरण, खरगोश या सभी। ठीक है, गाय शुद्ध शाकाहारी है, बकरी भी शुद्ध शाकाहारी है, हिरण भी शुद्ध शाकाहारी है, खरगोश भी शुद्ध शाकाहारी है। ई राइट आंसर ही हो जाएगा सभी। इनमें कौन शाकाहारी जीव नहीं है? हिरण, कुत्ता, गाय या खरगोश। तो देखिए इसमें कौन शाकाहारी जीव नहीं है? हिरण शुद्ध शाकाहारी है, गाय शुद्ध शाकाहारी, खरगोश शुद्ध शाकाहारी, कुत्ता जो है शाकाहारी जीव नहीं है। वन सालों भर हरे भरे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णवाती वन, उष्णशीतोष्ण सदाबहार वन या कोई नहीं। तो राइट आंसर डी होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को, जो वन सालों भर हरे भरे रहते हैं उसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? रोजवुड, आबूनस, महोगनी या सभी। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ये तीनों प्रकार के वृक्ष जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। कौन सा वन पृथ्वी के फेफड़ा की तरफ प्रतीत होता है? ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अमेरिका का उष्णकटिबंधीय वन, अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय वन या कोई नहीं। ये CGTET 2017 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कौन सा वन पृथ्वी के फेफड़ा की तरफ प्रतीत होता है? तो राइट आंसर ए होगा, ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। विश्व का सबसे बड़ा सांप है? एनाकोंडा, अजगर, नाग या कोई नहीं। UPTET 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा सांप जो है एनाकोंडा है। एनाकोंडा किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? एनाकोंडा किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? रीट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शंकुधारी वन या कोई नहीं। ठीक है, तो एनाकोंडा किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। मानसूनी वन किस वन को कहा जाता है? मानसूनी वन किस वन को कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन या कोई नहीं। ठीक है, तो मानसूनी वन किस वन को कहा जाता है? तो मानसूनी वन आपको जो है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को कहा जाता है।
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में किस प्रकार के वृक्ष पाया जाता है आपको बताना है। हरियाणा टेट 2014 पूछा गया था। सागवान, नीम, शीशम, कोई नहीं, है सभी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में ये सभी प्रकार के वृक्ष आपको पाए जाते हैं। गोल्डन लंगूर बंदर किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन या कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपको पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। शंकुधारी वन किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय, दलदली, पर्वतीय या कोई नहीं, ठीक है। तो शंकुधारी वन जो है पर्वतीय क्षेत्र जहाँ होते हैं वहाँ पर आपको शंकु के आकार का वृक्ष पाए जाते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। मेढक का श्वसन अंग है नासा छिद्र, फेफड़ा, नासा छिद्र तथा फेफड़ा दोनों, कोई नहीं, ठीक है। तो मेढक एक उभयचर प्राणी है, तो इसका दोनों चीज़ होगा, नासा छिद्र और फेफड़ा दोनों। बत्तख कैसा जंतु है। स्थलीय जंतु है, जलीय जंतु है, उभयचर प्राणी है, कोई नहीं, ठीक है। तो बत्तख देखिए यहाँ पे दोनों जगह रहता है, जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है, इसलिए यह एक उभयचर प्राणी है। बत्तख का श्वसन अंग है नासा छिद्र, फेफड़ा, नासा छिद्र और फेफड़ा दोनों, कोई नहीं। तो ये दोनों होगा क्योंकि उभयचर प्राणी है, तो इसमें दोनों हो जाएगा, नासा छिद्र और फेफड़ा दोनों होगा। मछली कैसा प्राणी है। जलीय, स्थलीय, उभयचर या कोई नहीं, ठीक है। तो मछली कैसा प्राणी है। तो मछली आपका जलीय प्राणी है, ठीक है। कैसा है, जलीय प्राणी है। मछली की विशेषता है बताना है आपको। मछली की क्या विशेषता होती है। मछली के शरीर की आकृति धारा रेखीय होते हैं, बिल्कुल सही है। मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है, बिल्कुल सही है। मछली के पंख चपटे होते हैं, बिल्कुल सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ये सभी इसके सही है, सो राइट आंसर डी हो जाएगा। नामक दवा किस वृक्ष से प्राप्त होता है। यूपी टेट 2011, सिटी टेट 2017, बिहार टेट 2011, जे टेट 2016। कुनैन नामक दवा किस वृक्ष से प्राप्त होता है। सिनकोना, अफीम, इसबगोल या सभी, ठीक है। तो कुनैन नामक दवा जो है सिनकोना की वृक्ष से प्राप्त होता है, याद रखिएगा, बहुत बार आया है ये प्रश्न, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए यही तो हम बताए ना कि आपको यहाँ पे सभी टॉपिक को हमने JCERT किताब, तो आप देखिएगा जो EVS होता है आपको EVS, तो दो चीज़ का मिला हुआ स्वरूप आपको मिलेगा, बायोलॉजी का और ज्योग्राफी का। इसे सोचिए कि EVS कहीं एक जगह मिले तो ऐसा मिलेगा नहीं। तो बायोलॉजी और ज्योग्राफी में ढूंढिएगा तो सब चैप्टर इसका बारी बारी से मिल जाएगा, और सबको बना दीजिए एकदम। तो हम सबको बना दिए हैं, जहाँ से जो चैप्टर मिला एक लाइन से बना दिए, जिसमें जितना प्रश्न बना सब बना दिए। और ये पूरा सफिशियंट है आपका EVS, ये तो दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। अगर इतना आप ढंग से इसका थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों कर लीजिएगा तो आपको जो 30 नंबर का प्रश्न है वो किसी तरह से आप सोच समझ के 25 जरूर पार कर लीजिएगा, आप लोग समझ गए। तो यहाँ से देख लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाहर का इसमें कोई चीज़ है नहीं। आपको सब किताब का चैप्टर भी बता दिए हैं। मॉर्फिन किस पौधा से तैयार होता है। सिनकोना, अफीम, इसबगोल या सभी, ठीक है। तो मॉर्फिन किस पौधा से तैयार होता है। अफीम से तैयार होता है। ये यूपी टेट 2022 और हरियाणा टेट 2016 में आया हुआ था। इसमें शाख वाले पौधे कौन है, ठीक है। झाड़ी होते हैं, शाख होते हैं, ठीक है। शाख वाले पौधे जिनका जो है कि इतना लंबाई होता है, ये अपने टूट भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं। गेहूँ, घास, सरसों सभी। राइट आंसर इसमें डी होगा, गेहूँ है, घास है, सरसों है, ये सभी शाख वाले पौधे हैं। झाड़ीदार वृक्ष की श्रेणी में कौन होता है। झाड़ीदार वृक्ष जिसकी ये पतले टहने के रूप में होते हैं, कुछ ऊंचाई तक ये रह सकते हैं, ज़्यादा ऊंचाई इनकी नहीं होती है, 3-4 फीट तक हो सकती है। तो ये टूट भी सकते हैं, बहुत पतले होते हैं, तो ये झाड़ीदार वृक्ष कहलाते हैं। इसमें गुलाब, कपास, रहर, ईडी सभी होंगे। गुलाब की भी लंबाई उतनी होती है, कपास का भी, रहर का भी। तो ये सब वृक्ष हैं, लेकिन झाड़ीदार वृक्ष हैं, ठीक है। वृक्ष की श्रेणी में नहीं आते हैं। वृक्ष वाले पौधे की श्रेणी में आते हैं वृक्ष जिनकी लंबाई आपका 10 से 15 फीट हो गया। कास्ट होते हैं, मोटे होते हैं, लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, वो हो गया वृक्ष वाले पौधे। तो उसमें आम भी आते हैं, पीपल भी आते हैं, बड़ भी आते हैं, सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ये वृक्ष वाले पौधे हैं, रीट 2018 में आया हुआ था, ठीक है। जड़ के रूप में खाए जाने वाले पौधा, याद रखिएगा यहाँ पे जड़, तना और पुष्प के रूप में खाया जाने वाला पौधा का हमने जो आपको थ्योरी क्लास से दिया है उसमें सारा कुछ बना हुआ है। आप यहाँ से इसका थ्योरी पेपर ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा जरूर। अगर आपको लगता हो कि EVS में हम 30 में 25 करें तो सिर्फ यहाँ से 150 रुपये में आप EVS भी ले करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। जड़ के रूप में क्या खाया जाता है। प्याज, आम, गाजर या सभी, ठीक है। तो प्याज का क्या खाया जाता है, तना। आम का क्या खाया जाता है, फल। गाजर का क्या खाया जाता है, जड़। गाजर जड़ के रूप में, ए और डी, ठीक है। तो जड़ के रूप में कौन खाया जाता है, गाजर। राइट आंसर इसका सी होगा, पंजाब टेट 2014 में पूछा गया। गेहूं किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है। गेहूं किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में, तो शाख, वृक्ष, झाड़ी या कोई नहीं। तो वृक्ष में आएगा नहीं, झाड़ी में आएगा नहीं,
यानी साग। गेहूँ जो है साग प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है। ठीक है। आलू का खाया जाने वाला भाग है, आलू का खाया जाने वाला भाग है, जड़ है, फूल है, तना है, सभी है। ठीक है। तो आलू का खाया जाने वाला भाग तना का, तो याद रखिएगा एक्सेप्शन है, आलू का खाया जाने वाला भाग तना है। गुलाब किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है आपको बताना है, साग, झाड़ी, वृक्ष या सभी। ठीक है। गुलाब किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है, तो गुलाब जो है आपको यहाँ पर झाड़ी की श्रेणी में आता है, झाड़ीदार पौधे की श्रेणी में आता है। रीट 2016 में पूछा गया था। ठीक है। मटर किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है, मटर किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है, साग, झाड़ी, वृक्ष या सभी। ठीक है। तो मटर जो है साग वाले पौधे की श्रेणी में आएगा। एमपी टेट 2014 पूछा गया था। तो साग, झाड़ी और वृक्ष का पूरा थ्योरी क्लासेज में आप जा करके देखिएगा, कंप्लीट किया हुआ है। आज तो हम लोग प्रैक्टिस सेशन में चल रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर सही गलत करते रहना है। तो ये तीनों चीज़ों को आपको देख लेना है, ईवीएस का नोट्स यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है। चलिए, आम किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है, साग वाले पौधे, झाड़ी वाले पौधे, वृक्ष वाले पौधे या कोई नहीं। ठीक है। तो आम किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है, ये बिहार टेट 2011 में पूछा था। साग वाले पौधे, झाड़ी वाले पौधे, वृक्ष वाले पौधे या कोई नहीं। ठीक है। तो आम जो आते हैं वो क्या आते हैं, वो वृक्ष वाले पौधे की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। वृक्ष वाले पौधे की श्रेणी में आते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। मूली का खाया जाने वाला भाग है, जड़, पत्तियां, तना या कोई नहीं। उत्तराखंड टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो मूली का क्या खाया जाता है बताइए, तो मूली का हम लोग जड़ खाते हैं। क्या खाते हैं, जड़। मूली का जड़, गाजर का जड़ खाते हैं। पालक में खाया जाने वाला भाग है, पालक में कौन सा पालक का खाते हैं हम लोग, जड़ खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, तना खाते हैं या सभी। ठीक है। तो पालक का पत्ती हम लोग बनाते हैं, क्या पत्तियां को खाते हैं। तो राइट आंसर पत्तियां हो जाएगा, बी हो जाएगा। केला का कौन सा भाग खाया जाता है, केला का कौन सा भाग खाया जाता है, जड़, पत्तियां, फल या तना। ठीक है। केला का कौन सा भाग खाया जाता है, याद रखिएगा। तो केला का हम लोग क्या खाते हैं बताइए, तो केला का फल खाते हैं हम लोग। केला का क्या खाते हैं, फल खाते हैं। राइट आंसर इसका सी होगा, और यूपी टेट 2014 में पूछा गया था। ठीक है। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा होती है, देखिए ये प्रश्न आया था आपका किस में, तो आकलन परीक्षा में भी आ गया था, जो कि बनाया हुआ था मेरा, और यहाँ से प्रश्न आपका आया था। ठीक है। 120 सेंटीमीटर, 130, 140 या कोई नहीं। ठीक है। तो झारखंड राज्य में जो वार्षिक वर्षा होती है वो होती है आपका 140 सेंटीमीटर। सीजी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। भौम जल के स्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है बताइए। बहुत बार देखिए यूपी टेट 2018 में, झारखंड में भी आया था ये भौम जल का स्तर। ठीक है। इसका कमी आने का कारण क्या है, जनसंख्या में वृद्धि। बिल्कुल सही बात है, यदि जनसंख्या में जितनी वृद्धि होगी उतना ही जल का आवश्यकता होगा, उतना ही घर बढ़ेगा, उतना ही जो है कि आपको क्या होगा, बोरिंग होगा, उतने ही चापाकल होंगे। तो ये सब क्या होगा, तो भौम जल स्तर में कमी होगा। ठीक है। कृषिगत उपयोग, हम कृषि कार्य करते हैं तो भी भौम जल स्तर में कमी होती है। वर्षा का असमान वितरण, ये तो भौम जल स्तर की कमी आने का सबसे मुख्य कारण है, क्योंकि किसी वर्ष वर्षा जो है 250 मिलीमीटर हो जाती है, किसी बार 120 मिलीमीटर होती है, कभी किसी बार 100 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो इससे क्या होता है, भौम जल स्तर में कमी होता है, एक सामान्य वर्षा नहीं होती है तब। ठीक है। तो वर्षा का असमान वितरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, यानी ये सभी आंसर होंगे, राइट आंसर डी होगा। भौम जल की जनसंख्या सभी है। ठीक है। राइट आंसर डी है। झारखंड में जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है बताइए, झारखंड में जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, सीमन उरांव, कमसिन उरांव, जगन उरांव या कोई नहीं। ठीक है। तो झारखंड में जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, सीमन उरांव को झारखंड का जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है आपको बताना है, गर्म, ठंडा, शुष्क या। ठीक है। ये रेगिस्तान का श्रेणी है लद्दाख किस प्रकार का, तो लद्दाख जो है आपको ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है। बिहार टेट 2017 और सीजी टेट 2015। ठीक है। सहारा जो है वो गर्म है और लद्दाख जो है ठंडा रेगिस्तान है। ठीक ना। चलिए, खा पा चा किस रेगिस्तान का नाम है, खा पा चा किस रेगिस्तान का नाम है, खा पा चान। याद रखिएगा, प्रश्न आया हुआ था हरियाणा टेट में और उत्तराखंड टेट में। लद्दाख रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान सभी है, कोई नहीं। ठीक है। तो खा पा चा जो है किसको कहते हैं हम लोग, लद्दाख रेगिस्तान को कहते हैं खा पा चा। मनाली लेह राजमार्ग पर्यटकों के लिए खोला जाता है, मनाली लेह जो है राजमार्ग है वो पर्यटकों के लिए कब खोला जाता है, मई जून में, जून जुलाई में, जुलाई सितंबर में, कोई नहीं। ठीक है। बिहार टेट 2011 का पूछा गया प्रश्न है कि मनाली लेह राजमार्ग पर्यटकों के लिए कब खोला जाता है। ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी होगा, जुलाई से सितंबर के बीच में पर्यटकों के लिए यह खोल दिया जाता है मनाली लेह राजमार्ग। ठीक है। मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे रहते हैं, एमपी टेट 2021 और एमपी टेट 2013 में पूछा गया है कि मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे रहते हैं, कैक्टस, खजूर, नागफनी या सभी। ठीक है। तो देखिए, मरुस्थल में झाड़ीदार और कांटेदार पौधे
रह सकते हैं कि वही वहाँ रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो जिसमें कैक्टस, खजूर और नागफनी ये तीनों जो है कांटेदार पौधे हैं, झाड़ीदार, तो ये मरुस्थल में रह सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। यानी मरुस्थल में कैक्टस, खजूर और नागफनी के जैसे पौधे वहाँ पे रहते हैं। मरुस्थलीय पौधे की विशेषता क्या है? मरुस्थल में जो पौधे रहते हैं वो क्यों मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित रहते हैं, उसकी विशेषता क्या है? एमपी टेट 2016 में पूछा गया था। कांटेदार होते हैं, इनका तना मोटा होता है, इनका वाष्पोत्सर्जन दर कम होता है, डी सभी। ठीक है, तो मरुस्थलीय पौधे की विशेषता है कि ये कांटेदार होते हैं, क्योंकि मरुस्थल में कांटेदार पौधे ही होते हैं। इनका तना मोटा होता है। तना मोटा होने का रीज़न होता है कि बहुत दिन तक पानी को क्या करते हैं, अपने अंदर कैप्चर रखते हैं। इनका वाष्पोत्सर्जन दर कम होता है, बिल्कुल जितना वाष्पोत्सर्जन दर कम होगा उतना ही जल्दी उसमें पानी की कमी होगी, पौधे सूखकर मर जाएंगे। तो वाष्पोत्सर्जन दर भी कम होता है। तो ये सभी कारण से ये सभी जो है मरुस्थलीय पौधे की विशेषता है। अगर मरुस्थल में कोई पौधा रह रहा है तो इसका मतलब ये सभी उस पौधे में विशेषता होगी, तभी वह मरुस्थल में जीवित रह सकते हैं। ठीक है, मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु और पौधे हैं। मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु और पौधे का नाम इसमें कौन कौन है? ऊँट, बिल्कुल, ऊँट को मरुस्थल का जार कहते हैं। खजूर, बिल्कुल ये पौधा है। सर्प, ये भी रहते हैं बिल बना करके, सभी। राइट आंसर डी, सभी होंगे। वो यूपी टेट 2016, उत्तराखंड टेट 2014 का था। ठीक है, चलिए, मछली का श्वसन अंग क्या होता है? आपको बताना है कि मछली का श्वसन अंग क्या होता है। नाक, पूंछ, गलफड़ा या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए कितना बार बिहार टेट, यूपी टेट, सीजी टेट, पार्ट बट आने वाला ही केवल प्रश्न है, आने वाला ही प्रश्न एकदम आपको सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतना कर लेना है आपको ईवीएस का। बाकी टेस्ट सीरीज अब चलेगी जिसमें अब आपका क्या होगा, जैसे ईवीएस का भी मिक्सअप करवा दिए, अब हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, सीडीपी का भी हो जाएंगे, उसके बाद आपको मैथ का भी हो जाएंगे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे टेस्ट सीरीज की ओर चलेंगे, जिसमें आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज जब भी बना लेंगे तो आपको समझिए कि 100% आपका कंप्लीट है। तो टेस्ट सीरीज में आप सभी को जुड़िएगा, जितने लोग वीडियो देख लीजिएगा सबको टेस्ट सीरीज में जुड़ जाइए, और वहाँ से 300 जो आपको रुपये लग रहे हैं आप पेड कर दीजिएगा, और 300 रुपये में टेस्ट सीरीज 1 to 5 की कंप्लीट होगी, जहाँ से आपका 100% कंप्लीटेशन हो जाएगा। अगर उसमें आप 60% लाने लगे तो समझिए कि आपका 90 क्रॉस अवश्य आएगा। ठीक है, तो चलिए, मछली के श्वसन गिल्स या गलफड़ा होता है। क्लियर हो गया? संचरणीय रोग का उदाहरण नहीं है, इसमें कौन ऐसा है जो असंचरणीय रोग का उदाहरण नहीं है? ठीक है, वर्णांधता, ठीक है, वर्णांधता, गठिया, कैंसर। ठीक है, तो ये सभी के उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर ऐसे इसका देखें यहाँ पे सभी होना चाहिए। ठीक है, वर्णांधता क्या है? तो ये असंचरणीय रोग नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है? ये आनुवांशिक रोग है, ये आनुवांशिक रोग है। ऐसे संचरणीय में चलता है कि संचरणीय है। ठीक है, तो कभी कभी इसको लोग देख के दे देता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे होना क्या चाहिए, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, ये संचरणीय रोग कौन कौन है? उदाहरण नहीं है तो गठिया भी नहीं है। ठीक है, गठिया भी क्या है? ये गठिया क्या है? तो यह असंचरणीय रोग है। वर्णांधता असंचरणीय रोग, कैंसर भी है, यानी राइट आंसर इसमें डी होना चाहिए, कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर ए लिखा गया है, ए जो लिखे जाने का रीजन था मेन, तो वही वंशानुगत रोग के कारण, लेकिन ऐसे इसमें डी ले जाइएगा। ठीक है, चलिए, पानी का शुद्धतम रूप है, पानी का शुद्धतम रूप है नल का पानी, वर्षा का पानी, समुद्र का पानी या स्वजल। ठीक है, तो पानी का शुद्धतम रूप जो होता है वो वर्षा का पानी होता है। देखिए कितना जगह पूछा है, देख लीजिएगा, प्रश्न की झड़ी लगी हुई है। ठीक ना, यहाँ से आपको लेकर के पढ़ना अति आवश्यक है। आप कहीं से भी ले लिए पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप एग्जाम में जाने से पहले तक यहाँ का सारा PDF और वीडियो जितना भी टॉपिक दिया गया है सबका कंप्लीट है। आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी लगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो नोट्स भी लेकर के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आप 150 रुपये में लेकर के 100% पढ़ लीजिए। आपको बताते हैं कि EVS में आपको 30 में 25-28 नंबर फिक्स आ जाएगा, इसलिए आप सभी अवश्य लेकर के यहाँ से पढ़ लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का इसी तरह से JCERT से बना हुआ है, जो कि एकदम 100 प्रश्न बहुत कम, लेकिन एग्जाम में आएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ लीजिएगा, एग्जाम बहुत नज़दीक है, आप सभी देख करके ही जाइएगा। विश्व में लगभग कितना प्रतिशत भूभाग पर जल है? 71, 80, 90, 60। तो 71% भूभाग पर जल यहाँ पर है। ठीक है, अलवणीय जल या पीने योग्य जल कितना होता है? देखिए, एक होता है लवणीय जल और एक होता है अलवणीय जल। अलवणीय जल मतलब जिसमें लवण नहीं है या पीने योग्य जल है, वो कौन है? 2.7, 1.2, 4% या कोई नहीं। ठीक है, तो अलवणीय जल या पीने योग्य जल कितना है? 2.7% है। क्लियर? लवणीय जल या पीने योग्य जल कितना प्रतिशत नहीं है आपको बताना है। ठीक है, 90%, 93%, 96% या 97%। ठीक है, लवणीय जल या पीने योग्य जल जो होता है वो कौन होता है? समुद्र का जल होता है, ये लवणीय है, ये खारा है, ये पीने योग्य नहीं है। ठीक है,
लवणीय जल या पीने योग्य जल कितना प्रतिशत नहीं पूछा है, ठीक है। तो पीने योग्य जो नहीं है वो क्या है आपका, तो वो आपका समुद्र मिलता है। समुद्र में कितना है, तो 97% जल जो है समुद्र मिलता है, खारा है, वो पीने योग्य नहीं है। तना के रूप में खाया जाने वाला भोजन कौन सा है आपको बताना। तना के रूप में किसको किसको खाया जाता है, गन्ना को, प्याज को, आलू को, सभी को, सभी ये तना के रूप में खाया जाता है। बिहार टेट यह पूछा गया है, ठीक है। जड़ के रूप में खाया जाने वाला भोजन कौन कर, याद रखिएगा जड़ तना, यहाँ से एक प्रश्न रहेगा तो रहेगा, 100% आपको बता दे रहे हैं। इसलिए इसको और भी देखना होगा तो आप JCERT किताब में बायोलॉजी सेशन में जा करके देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। इसलिए आप लोग अगर और अधिक पढ़ना चाहते होंगे तो बाहर का कुछ नहीं पढ़ना, इस नोट्स के अलावा JCERT किताब का जो हमने आपको टॉपिक बता दिया है वहाँ से जा करके देख लीजिएगा, आपको 100% कंप्लीट हो जाएगा। 6 थ्योरी क्लास में सब कुछ आपको बता दिया गया है। ये तो देखिए आपकी प्रैक्टिस सेशन चल रही है कि अब आपने अगर मिक्सअप हमने कर दिया तो आप कितने यहाँ से सही बना पा रहे हैं, कितने सही नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर होगा, तो आप सभी लेकर के जरूर पढ़िए, ठीक है। और शाम को 7 बजे अवश्य जुड़िएगा, जिससे 1 से 5 के लिए आपकी अच्छी तैयारी हो सके, ठीक है। तो गाजर भी जड़ के रूप में खाया जाता है, चुकंदर भी जड़ के रूप में खाया जाता है, मूली का भी जड़ ही खाया जाता है, इसलिए राइट आंसर डी होगा, सभी हो जाएगा, क्लियर। तो जड़ के रूप में खाया जाने वाला ये सभी भोजन है। पत्तियां के रूप में खाए जाने वाला भोजन कौन है, कौन कौन सी चीज़ है जो पत्तियां के रूप में खाई जाती है। हरियाणा टेट 2016 में पूछा था, सरसों, पालक, मेथी या सभी। सरसों का जो पत्ती होता है वो भी हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं, पालक की जो पत्ती होती है उसको भोजन के रूप में लेते हैं, मेथी की जो पत्ती होती है उसको, यानी राइट आंसर डी होगा, सभी होगा, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, फलीदार पौधों के रूप में खाया जाने वाला भोजन है। फलीदार पौधे, हाँ, फलीदार पौधे जिसमें आपका दाल वाले पौधे, फलीदार मतलब दाल वाली पौधे, चना का भी दाल है, अरहर का भी दाल है, सोयाबीन का भी, सभी, यानी फलीदार पौधे के रूप में खाया जाने वाला भोजन इसमें सभी है, ठीक है। चलिए अगला, खाद्य तेल वाले पौधों के रूप में खाया जाने वाला भोजन है। खाद्य तेल वाले पौधों के रूप में खाया जाने वाला भोजन है सरसों, तिल, मूंगफली या सभी, ठीक है। खाद्य तेल में खाया जाने वाला भोजन सरसों भी है, तिल भी, सरसों का भी तेल होता है, तिल का भी तेल होता है, मूंगफली का भी होता है, इसलिए राइट आंसर डी सभी हो जाएगा, क्लियर। पंजाब टेट 2017 में पूछ लिया गया था, ठीक है ना। देखिए आप सभी का कमेंट बहुत ही अच्छा रहा, आप सभी का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा है, ये चीज़ हम देख रहे हैं, डेली नोटिस करते हैं। आप यहाँ पर लाइव क्लास में जुड़ते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, सभी को जुड़िए और सभी को कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है, हम सभी देख रहे होते हैं हमारी टीम, इसलिए आप सभी जोड़ करके जरूर यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हम आगे कुछ कर सकें, आप लोग के लिए और कुछ नया कर सकें, ठीक है। और जो भी शिक्षक जुड़ गए हैं बहुत ही अच्छी है। अब उनका हम यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज के लिए आपका एडमिशन बहुत जल्द होगा। और बहुत शिक्षक ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं लेकिन उनका वार्षिक प्रीमियम नहीं आ पाया है, तो आप सभी से एक बार आग्रह होगा कि आप सभी वार्षिक प्रीमियम अवश्य जमा कर देंगे, जिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2024 से आप लोगों का जुड़ाव है। जिनका 2024-25 में एडमिशन है वो जरूर कर लेंगे, 26 वाले को नहीं करना है, ठीक है। तो आप सभी जुड़ जाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आप विलम्ब करते हैं तो आपका नुकसान हो रहा है ना। मसाले वाले पौधे के रूप में खाया जाने वाला भोजन कौन सा है, सरसों, जीरा, सौंफ या सभी, ठीक है। हमारे घर में जो मसाले बनते हैं सब्जी के लिए उसमें कौन कौन चीज़ का उपयोग होता है, तो सभी को जानते हैं, सरसों भी उसमें होता है, जीरा भी होता है, सौंफ भी होता है, सभी यानी मसाले के रूप में इस सभी भोजन को खाया जाता है। प्रतिदिन भोजन में आवश्यक सभी पोषक तत्व लेता है। श्याम किस प्रकार का आहार लेता है, संतुलित, असंतुलित, असामान्य या कोई नहीं, ठीक है। यदि भोजन में आवश्यक सभी पोषक तत्व आप ले रहे हैं, इसका मतलब आप जो है संतुलित आहार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, संतुलित आहार कर रहे हैं। उत्तराखंड टेट 2016 में पूछा था, ठीक है। आयोडीन की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, मछली, आयोडाइड नमक, समुद्री उत्पाद या सभी, तो राइट आंसर डी होगा, ये सभी स्थानों से हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है, ठीक है। नमक को भोजन में आवश्यक सभी पोषक तत्व, नमन को भोजन में आवश्यक सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, वह किस रोग से ग्रसित हो जाएगा, रतौंधी, मिनी माता, कुपोषण या कोई नहीं। राइट आंसर सी होगा, वह कुपोषण का शिकार हो जाएगा। उत्तराखंड टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून, ठीक है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस देखिए आपको 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, यूपी टेट में, एमपी टेट में, सीजी टेट सब में पूछा है, ठीक है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है, बताइए, काला रंग, नीला रंग, पीला रंग या कोई नहीं, ठीक है। तो अंतरिक्ष से जब देखिएगा नीचे पृथ्वी की ओर, तो इसका 3/4 भाग जल से गिरा है, इसलिए आपको कैसा दिखाई देगा, नीला, ठीक है। तो अंतरिक्ष से देखिएगा तो पृथ्वी नीला दिखाई देगा, क्लियर। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष किस रंग का दिखलाई पड़ता है, काला, नीला, पीला या कोई नहीं, ठीक है।
अंतरिक्ष यात्री जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो यह किस रंग का दिखलाई पड़ेगा? काला। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष किस रंग का दिखाई देगा? काला रंग का दिखलाई पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला है, कितना प्रतिशत भाग जल समुद्र में पाया जाता है? 97%, 85%, 86%, 99%। ठीक है, तो 97% भाग जो जल है वो समुद्र में पाया जाता है। बर्फ़ से पिघलने वाले जल की मात्रा कितनी है? 2%, 3%, 4% या सभी? ठीक है, तो बर्फ़ से जो जल पिघलता है उसकी मात्रा जो है 2% में जाता है। किस में जाता है? हार्डली आपका 2% है, बाकी अन्य सभी जल पृथ्वी पर आते हैं। स्वच्छ जल पीने योग्य कितना प्रतिशत है? बहुत बार देखिए जेटेट में भी आया है, सीजी टेट में भी आया है, बिहार टेट में भी आया है। तो स्वच्छ जल या पीने योग्य जल जो होता है 2.08% रहता है। ये हार्डली 3 तक जा सकता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखलाई पड़ता है? आपको बताना है, नीला, काला, पीला या सभी? ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को जब आकाश को देखेंगे तो उसको कैसा दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, जल की कितनी अवस्थाएं होती है? आपको बताना है 1, 2, 3 या 4। तो जल की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत कौन कौन है? पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत है वर्षा का जल, सतही जल, भूमिगत जल या कोई नहीं? तो जल का मुख्य स्रोत आपका वर्षा का जल है। जब तक बरसात नहीं होगी सभी जल के स्रोत सूख जा सकते हैं। ठीक है, वर्षा के जल में धूल कण, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं। इस प्रकार के वर्षा को क्या कहते हैं? क्षारीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, लवणीय वर्षा, कोई नहीं? इस प्रकार के वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसमें जल घुलता है तो वो अम्ल बन जाता है, इसलिए इसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहेंगे। आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का मुख्य कारण क्या है? आगरा स्थित जो ताजमहल है उसके पीला होने का मुख्य कारण क्या है? क्षारीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, लवणीय वर्षा या कोई नहीं? ठीक है, तो आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का मुख्य कारण जो है वो आपका यहाँ पर क्या है? अम्लीय वर्षा है। ठीक है, वो आपका यहाँ पर क्या है? अम्लीय वर्षा है। क्लियर? चलिए अगला, ODF का फुल फॉर्म क्या है? ODF का फुल फॉर्म क्या है? ओपन डिफिकेशन फ्री आउट डिपार्ट ऑफ फॉरेस्ट, आउटर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, आउट ऑफ डिपार्ट फ्यूल। ठीक है, क्या है? ठीक है, तो देखिए ODF का फुल फॉर्म होता है, O से होता है ओपन, D से होता है डिफिकेशन और F से होता है फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त। ठीक है, खुले में शौच मुक्त गांव। ठीक है, देखिए ODF का पूर्ण रूप अंग्रेजी में ये होता है, जबकि हिंदी में इसे खुले में शौच मुक्त कहते हैं। तो आप देख लीजिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछेगा कि इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हिंदी में भी रहेगा खुले में शौच मुक्त, और अंग्रेजी में होगा तो ओपन डिफिकेशन फ्री होगा। ठीक है, 100% पहले खुले में शौच मुक्त राज्य है कौन सा? ऐसा राज्य है भारत का जो सबसे पहले ODF घोषित किया गया था। सबसे पहला राज्य वो कौन सा है? सिक्किम, गुजरात, झारखंड, बिहार। तो देखिए सिक्किम भारत का ऐसा पहला राज्य है जो सबसे पहले खुले में शौच मुक्त योग की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो देखिए पहला राज्य जो है वो सिक्किम है। उसके बाद दूसरा राज्य की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, और तीसरे स्थान पर जो केरल है, जो यहाँ पे आपको ODF का दर्जा प्राप्त किया है। 100% खुले में शौच मुक्त राज्य ये सब हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान का नारा है, स्वच्छ भारत अभियान का नारा है, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, गांधी जी का सपना स्वच्छ भारत हो अपना, या सभी? तो राइट आंसर डी इसका सभी है। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान का अगर मूल नारा पूछेगा तो आपको बताना है एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, एक कदम स्वच्छता के मूल नारा है, बाकी सब ये भी आपके नारे ही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट हमने बता दिया है, स्वच्छ भारत अभियान का प्रमुख नारा एक कदम स्वच्छता की ओर है। याद रखेगा, स्वच्छ भारत अभियान का अगर प्रमुख नारा कोई पूछेगा तो याद रखिएगा एक कदम स्वच्छता की ओर है। ठीक है, और इसके अन्य लोकप्रिय नारे भी हैं जिसको आप याद कर लेना है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी मुक्त भारत, गांधी जी का सपना स्वच्छ भारत हो अपना, जन जीवन जन जन का है एक ही नारा स्वच्छ बने भारत हमारा। तो ये सभी स्वच्छ भारत के नारे हैं। मुख्य नारा क्या था? तो मुख्य नारा आपका यहाँ पर है एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, इसे भी कोई याद रखिएगा। कांसा के संबंध में सत्य कथन है, कांसा के संबंध में सत्य कथन है। कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा तांबा और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। कांसे के तौर पर मूर्तियाँ बनाई जाती है। ठीक है, तो कांसा के संबंध में सत्य कथन क्यों है? कांसा एक मिश्र धातु है, बिल्कुल है। जब दो या दो से अधिक धातु आपस में मिल करके एक नए धातु का निर्माण करते हैं, एक नए वस्तु का निर्माण करते हैं, उसको मिश्र धातु कहते हैं। तो कांसा में दो धातुएं हैं जिसमें तांबा और
टिन है, इसको मिला के बना गया है, पिघला के बनाया गया है, इसलिए मिश्र धातु था, बिल्कुल सही है। कांसा कौन सी धातु का मिश्रण है? तो सीयू और रेशन का, याद रखिएगा। 1001 बार प्रश्न यहाँ से निकल के आया, ठीक है। कांसे के तौर पर मूर्तियाँ बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। यानी कांसे के संबंध में इसमें सत्य कथन सभी है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। मलेरिया किसके काटने से होता है? मलेरिया किसके काटने से होता है? पहला है मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से, सुअर के काटने से, कुत्ता काटने से, कोई नहीं, ठीक है। तो मलेरिया कैसे होता है? तो मलेरिया मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है? मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है? रेड़ी के पत्ते से, सेमर के पेड़ के छाल से, सिनकोना वृक्ष की छाल से, या सभी, ठीक है। तो मलेरिया की दवाई जो होती है वो सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है, ठीक है। सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। मलेरिया किसका वाहक होता है? मलेरिया किसका वाहक होता है? परजीवी का, जीवाणु का, विषाणु का, या कोई नहीं, ठीक है। तो मलेरिया क्या होता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है, ठीक है। मलेरिया क्या होता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी का वाहक होता है, जो आपको यहाँ पे मच्छर, मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। तो मलेरिया क्या है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी का वाहक है। पोलियो किससे फैलता है? पोलियो किससे फैलता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, या कोई नहीं, ठीक है। पोलियो किससे फैलता है? तो पोलियो आपको जो है विषाणु से फैलता है, और इसमें तंत्रिका तंत्र जो होता है अधिक प्रभावित होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1971 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1973 ईस्वी, 1974 ईस्वी, ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 ईस्वी में पारित किया गया, ठीक है। भारत का पहला नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ठीक है। भारत का पहला नेशनल पार्क, याद रखिएगा, या राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किस राज्य में? झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। कौन सा है उसको देख लीजिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मानिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मानिए। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी, और इसके पूर्व इसका नाम जो है हेली नेशनल पार्क था। और यह स्थान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है, और यह बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। इसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क था। यह उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर?